में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी हलचल की। देश की आम चुनाव की तैयारियां सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है। बात राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है और राजस्थान में बीजेपी की लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर के दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में बैठक शुरू हुई है। 2 दिन की बैठक है। एक दिन भाजपा कार्यालय में होगी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में, और ये कहा जा सकता है कि अब लंबा वक्त नहीं है। खुमारी विधानसभा की उतरी नहीं होती, कहीं पे खुशी कहीं गम, लेकिन अब मैदानी जंग देश के आम चुनाव की, और उसके लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। खैर, रिजल्ट क्या रहेंगे ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो 14 सीट पर बीजेपी मजबूत और 11 सीट पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है 25 में से। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं 2019 के चुनाव में, 18 में दिसंबर में ही कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 25 सीट अलायंस के साथ में 24 भाजपा खाते में, एक अलायंस में आरएलपी के खाते में सीट चली, यानी कि 25 सीट का क्लीन स्वीप भाजपा के पास में रहा। अब इन चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, कितनी मजबूती है, क्या कुछ होगा, क्या मुद्दे होंगे। लेकिन फेस की बात करें तो बीजेपी का एजेंडा एक ही, मोदी की गारंटी, यह ओवरऑल एक की बात हम यहाँ रखना चाहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से अशोक सिंह जी हैं, कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। अशोक जी, 2 दिन की कार्य योजना की तैयारी, आई थिंक ये बिगनिंग है, और यूं तो देखें तो बीजेपी की बिगनिंग मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से ही जिस तरह से, जिस आक्रामक रुख के साथ में नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि 2024 की तैयारी भी इसी के साथ में है। क्या कुछ रहेगा इन बैठकों का, अगर मजमून हम समझना चाहें? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बैठकें होती है, वो आप जैसे कार्य समिति की बैठक हो या कार्यकारिणी की बैठक हो या चुनाव से संबंधित कोई बैठक हो या कोई जन कल्याणकारी नीतियों को किस प्रकार से राजस्थान के अंदर उसको लागू किया जाए, जो भारतवर्ष में लागू किया गया है, उन सभी की चर्चाएं होती है। विशेष करके अब ये आ रही है कि चुनाव का समय है, तो इस बैठक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, मुख्यमंत्री साहब भी हैं, बाकी के संगठन महामंत्री जी हैं, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको भी लिया है, और कुछ और भी जो सेंटर को हो या स्टेट के हो वो लोग भी आए हैं इसके अंदर। और जिस प्रकार से आप देखिए, जो चुनाव हमारा राजस्थान के अंदर हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें लेके आती है, तो वो सीटों का कारण लाने का क्या कारण था कि एक तो ये था कि केंद्र का और राज्य का समन्वय कैसा हो उसके, और जो मोदी जी ने कहा कि हमें आप दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, और इन गारंटियों के आधार के ऊपर मेरा विश्वास कीजिए कि 10 साल से मैंने जो कहा है वो मैंने करने की पूरी कोशिश करी है, और उसके अंदर वो सफल भी हुए। और जनता ने इसका जनादेश 2 बार दिया भी है, जिसमें से 2019 में आप कह सकते हो कि कितनी सीटें दी, 303 के लगभग सीटें दी गई है। और जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूं और बीजेपी की, हम दोनों बात करें, क्या संगठन का स्तर कांग्रेस का कैसा और बीजेपी का कैसा, यह आम जनता को सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा साल भर का संगठन चलता है, इनका सिर्फ चुनावों के अंदर चलता है। ये जनता खुद महसूस करती है। जिस प्रकार से कोई नेतृत्व की बात हो, कोई नीति की बात हो, किसी दिशा निर्देश की बात हो, इन सभी में आप देखेंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस का जो अंतर सभी लोगों को समझ में आ रहा है। खास करके मीडिया लोग तो इसको सब अच्छी तरह से समझते हैं कि इनका कैसा नेतृत्व होता है। जहां तक मैं कह रहा हूं कि विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो विश्वसनीयता का ये जनता एक परखती है कि किस प्रकार से विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता बार बार में चेक की गई है, लेकिन सबका, बड़े बड़े लोगों का, सबका रुझान ये है कि गांधी जी को हम कैसे आगे, राहुल गांधी को आगे बढ़ाएं। जहां तक आता नहीं, है, मैं भी उस पे आऊंगा आपके पास में सेकंड राउंड। मैं बीजेपी को लेकर के जानना चाह रहा था। आप लोग पहले कांग्रेस को आधार बनाते हैं, मुझे लगता है मीटिंग का भी मूल आधार यही है कि अपनी तैयारी छोड़ो। आप तो ये देखो कि कांग्रेस की तैयारी क्या है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। पौरुष जी, दिल्ली में तैयारी आप लोगों की शुरू हो चुकी है, और गठबंधन के साथ में यहाँ क्या रहेगा, क्योंकि सीपीएम हो सकता है सीकर की सीट का दावा करे, बीटीपी के साथ में अगर अब तो बीएपी हो गया, जो 3 सीटें हैं, हो सकता है वो भी अपनी कुछ डिमांड करें अगर आप लोगों के साथ अलायंस में जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अभी अलायंस को लेकर के चर्चाएं होंगी या फिर कांग्रेस राजस्थान में अपनी तैयारी करेगी? देखिए योगेंद्र जी, चूँकि आपको इस चीज़ का पता है, सबको पता है कि हम लोगों ने जो है जो विपक्षी पार्टियों का जो हमने एक इंडिया अलायंस बनाया है,
तो निश्चित तौर पे जब हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो हमने जो हमारे राजस्थान पे हमारी खुद की पार्टी के लेवल पे लड़ा था। अब चूंकि इंडिया के जिसको कहते हैं झंडे तले हम सबको मिलकर के चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पे पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो जो नीति वहाँ पे लागू होगी निश्चित तौर पे राजस्थान में भी लागू होने की पूरी संभावना है। और देखिए कांग्रेस पार्टी को जो है वो चुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव इसलिए नहीं है कि हमें किसी सत्ता में आने का शौक है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता में आने के बाद में देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को ध्वस्त किया, इन्होंने इनको भाई से भाई को लड़ने का काम किया। जबकि देखिए एक राजनीति का एक पैटर्न होता है कि राजनीति जो होती है वो हमेशा विकास के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर। जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी भी बात कहती है, मेरे समझ में नहीं बैठती, आप लोग जिस मार काट पे लास्ट तक उतर जाते हो और बयानबाजी के अंदर किसी को ये नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, फिर सभी पार्टियां कहती हैं हमें सत्ता का शौक नहीं है, तो ये सेवा तो सब बाहर से भी की जा सकती है, क्या आवश्यकता है? आम जनता के लिए छोड़ दीजिए फिर तो कि भाई आप लोग राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, पब्लिक ही अपना तय कर ले कौन प्रधानमंत्री होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। इसमें क्या मुझे समझ में नहीं बैठती। राजनीतिक दल है, राजनीति करने के लिए आए हैं, फॉर्म इसी वजह से हुए, कोई तपस्या करने के लिए नहीं आए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आ रही, इसमें पब्लिक अदरवाइज भी नहीं लेती है। तो ये बात क्यों कही जाती है आपकी तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से, कि सत्ता में आना, सत्ता हमारा मकसद नहीं है। हर पार्टी का मकसद एक ही है कि सत्ता में आना। अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और कहे कि नहीं पास होना मेरा मकसद नहीं है, फिर क्या कर रहे हो, किताब को खंगाल रहे हो। देखिए सबका मकसद है, इसमें क्या गलत काम है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि निश्चित तौर पे जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति में दो प्रकार के लोग होते हैं, तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं। तो देखिए हमारी पार्टी तो जब आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाली पार्टी, जब हम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था उस समय हमें यह पता थोड़ा था कि 1947 में आज़ादी मिल जाएगी। वो बिल्कुल उस समय एक अंधेर शाह माहौल था, पता नहीं था कि भाई किस समय 100 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 200 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 300 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर हमने उस लड़ाई को लड़ी और जब लड़ाई को 1947 में पूर्ण हुई, भारत जब आज़ाद हुआ तो निश्चित तौर पे चूंकि हम लोगों की पार्टी ने उसको नेतृत्व दिया था तो निश्चित तौर पे सरकार हमारी बनी। तो इस प्रकार से मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे सत्ता उद्देश्य होता है, प्रतियोगी परीक्षा में कोई होता है तो उसको पास होना होता है, परंतु एक तो आदमी चीटिंग करके पास हो और एक आदमी पढ़ाई करके पास हो। एक तो उसको शिक्षित भी होना है और पास भी होना है, और एक आदमी को सिर्फ पास होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति होती है वो सिर्फ पास होने वाली नीति होती है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देखिए कि आप राजनीति करने के लिए आए हैं, आपसे चुनाव जीतने के लिए नहीं है। चुनाव जीतना निश्चित तौर पे लक्ष्य होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ जो देश का जो एक संवैधानिक ढांचा है, देश की जो भाईचारे की संस्कृति है, देश की जो वास्तव में राजनीति के मुद्दे होते हैं कि हमें स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा पे बात करनी चाहिए, हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, तो हम उन सबको छोड़ करके आप देखिए अब आज इनको, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, मैं उसमें देख रहा था, मैं दिन में कहीं किसी चैनल पे देख रहा था कि वहां पे इनके एक नेता है जोगेश्वर गर्ग जी, वो कह रहे थे बोले कि इस बार जो है वो देश रामकृष्ण और काशी जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी लहर चल रही है। एक इनके नेता कह रहे थे कि साहब हम राजस्थान से 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। तो ये कब से राजनीतिक दलों के एजेंडे बनने लगे? धर्म के विषय धर्म पे छोड़ दीजिए। आप देखिए सबसे बड़ी बात अभी जैसा कि मंदिर वाला मामला था, जो सनातन से जुड़ा हुआ मामला, सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया जो शंकराचार्य जी जो हैं वो तो क्या बात बोल रहे हैं, और ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए क्या करना चाह रहे हैं। हम डाइवर्ट हो जाएंगे जी, ये मुद्दा अलग होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन बाद ही आप लोगों को इसी मुद्दे पे बुलाऊं, लेकिन आज हम केवल आप लोगों की तैयारी को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी किस तरह से रहेगी, विधानसभा चुनाव को कितना आधार बनाया जाएगा। ये बहुत कॉमन बात है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अगर इसकी लीडरशिप में ये 22 तारीख को फंक्शन होगा तो नहीं जाएंगे, हम उसके बाद में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हम कर चुके हैं इस पर डिबेट, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ यह है कि आप अपनी तैयारी तक फोकस रखें। विधानसभा चुनाव का कितना असर रहेगा मैं वो जानना चाहता हूं। आपके पास लौटूंगा, मैं अशोक जी के पास में अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल, मुद्दे हैं, ये बात सही है कि राम मंदिर का मुद्दा मुझे लगता है कि एक विस्फोटक मुद्दे की तरह से राजनीतिक दलों के लिए पूरे देश में रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस का कहना होगा कि बिल्कुल हमें लीडरशिप मंजूर नहीं है, कि किसको अधिकार दिया कि कार्ड बांटे बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, जिन लोगों को बांटने हैं वो बांटें, हम जरूर जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं। खैर ये एक मुद्दा होगा, अलग होगा। लेकिन बात तैयारी की, तैयारी में क्या लगता है आपको कि बीजेपी जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी मुझे लगता है कि डायलॉग जो चल रहा होगा दिल्ली रोड पे वो इस समय पीक पे होगा कि हम कंक्लूड करने वाली बात होगी, घंटा आधा घंटा मीटिंग खत्म होगी। तो लगता है आपको कि कई ऐसे एजेंडे होंगे, उनको चर्चा की जाएगी, विधानसभा चुनाव के परिणाम जहां पे 14 सीट पे बढ़त बीजेपी को, 11 पे कांग्रेस को, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी? देखिए बिल्कुल यही रणनीति है, खासतौर से राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए
पहले तो बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि दोनों जो पिछले चुनाव देख लिए जाएं, 2014 का देखा जाए, 19 का देखा जाए, 25 सीटें मिली हैं। पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और बीजेपी के लिए एक विस्फोटक नतीजे इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई, जबकि बीजेपी के खाते में 24+1 सीट वहां पर गई थी। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे तो सुखद हैं, 115 बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास में, लेकिन यहां पर जो एनालिसिस निकल कर आया है ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पूर्वी राजस्थान में देख लिया जाए, पूर्वी राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा एक फैक्टर रहा, लेकिन अभी जो स्थिति है, किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन सरकार के इस डिसीजन से शायद सुखद या यूं कहा जाए खुशी उनके चेहरे पर नहीं झलकती है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वाला फैक्टर, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि भागदौड़ की थी, हालांकि पार्टी लेवल पर जरूर ये चल रहा था कि वसुंधरा राजे अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार वहां पर कर रही हैं, लेकिन प्रचार भी किया और अपने जो उम्मीदवार थे उनको जिताकर भी वहां पर लेकर आए। इन स्थितियों के अंदर पार्टी देख रही है कि अगर जातिगत समीकरण अगर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी हावी रहते हैं, और एक चीज और, कांग्रेस इस बार जिस तरह से बीजेपी ने इन विधानसभा चुनाव में लोकसभा के जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया, कांग्रेस भी इस बार ये प्रयोग करने जा रही है। ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो विधायक हैं या फिर जो बड़े चेहरे हैं, जैसे गहलोत हो, सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, इन चेहरों को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, और उसमें भी अलग अलग जातिगत समीकरण कैसे। पूरी राजस्थान में अगर टोंक सवाई माधोपुर से अगर सचिन पायलट को टिकट दिया जाता तो वो बेल्ट जो है उस पर जो गुर्जर फैक्टर कहा जाए या फिर सचिन पायलट का फैक्टर कहा जाए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। ये माइनस पॉइंट था विधानसभा चुनाव के अंदर। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी उससे लगभग आधी सीटें रह गई थी। तो अब ये स्थिति अगर रहती है, कांग्रेस इस तरह का प्रयोग करती है, तो बीजेपी कौन सा प्रयोग करेगी? सबसे बड़ी बात, अगर राम मंदिर वाला इश्यू और वो लहर नहीं चलती है तो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी होगी। और उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट का एक तरह से कहा जा सकता है, राजस्थान हिंदी बेल्ट में आता है, और यहां पर पार्टी की जो निगाहें, चाहे मध्य प्रदेश देख लिया जाए, राजस्थान देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ देख लिया जाए, इन सीटों पर 100% जो है वो सीटें निकालने का एक टारगेट भी है और फोकस भी पार्टी रख रही है। लेकिन इसमें अगर एक सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती है तो ये बीजेपी अपने आप के लिए कहीं कहीं नुकसान ज्यादा मानेगी। तो इसी को लेकर रणनीति बन रही है कि 25 की 25 सीटें कैसी आए, सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाए, किसी सांसद के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो नया चेहरा कौन उतारा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन वहां पर किया जा रहा है, ताकि जो दिल्ली के अंदर 400+ का मिशन लिया गया है, इसमें राजस्थान में 25 सीटें देकर उसको पूरा करने की मकसद यहां पर हो सके। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां इसी जद्दोजहद में हैं कि ये फतह कैसे किया जाए मंजिल, क्योंकि देखिए पूरे देश भर में चुनाव है और हर राज्य के अपना एक एजेंडा और जिम्मा रहेगा। बीजेपी का जो जयपुर में मंथन चल रहा है वो राजस्थान की 25 सीट को लेकर के चल रहा है। अब की बार फिर हम 25 को पार करेंगे, ये उनका अपना एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये उस स्तर की पहली बैठक है, केंद्रीय आला कमान के निर्देश पर यह बैठक हुई है। हर राज्यों में हो रही होगी अपने अपनी तरह से, क्योंकि तैयारियां शुरू करनी है। कई जगह पार्लियामेंट सेशन होगा, असेंबली के सेशंस होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं किसी सीनियर लीडर से बात कर रहा था, दोनों ही तरफ से जानना चाह रहा था कि क्या कुछ रहने वाला है। बीजेपी में साफ है, और देखिए एक अच्छी बात है, बाकायदा बाहर को पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, विधानसभा सीट को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के किस सीट पर क्या इंपैक्ट रहा। और बड़ी रोचक बात बताई उन्होंने कि हमने 20 दिन पहले किसी टीम को ये कहा था कि आप इसका एनालिसिस करिए बूथ वाइज, ये इन सीटों पे हम पिछड़े कैसे, सीट जीत गए लेकिन पिछड़ गए कई जगह, जिसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ सकता है। जिस विधानसभा सीट को हमने लूज किया वहां पे क्यों, कारण क्या रहा। बाकायदा मंथन से पहले तमाम चीजें सीपी जोशी के पास में रही हैं, चंद्रशेखर से उनकी पहले वार्ता हो चुकी है, और ये तमाम जो चीजें हैं वो नेताओं के सामने रखी जा रही हैं। हो सकता है सबके सामने सामूहिक मंथन में नहीं हो, लेकिन टिकट क्या बदले जा सकते हैं, पार्टी आलाकमान इनको लेकर के भी चर्चा कर रहा है। कांग्रेस से किस बेल्ट में कौन इफेक्टिव होगा उसको लेकर के पार्टी में चर्चा हुई है। और जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें बाकायदा कहा गया है कि 14 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर में शुरू होने के बाद जब आप लोग वापस लौटेंगे तो एक बार इसकी चर्चा करें, क्योंकि समय कम रहेगा, आप लोगों की दूसरी व्यस्तता रहेंगी। अभी आप लोग अपोजिशन में हैं, जनता के सामने आपको जाना है, तो कौन प्रभावशाली चेहरे हो सकते हैं जो चुनाव लड़ें,
और किस प्रभावी ढंग से राजस्थान कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, ये एजेंडा प्रीलिमिनरी बैठक का आपको मैं बता रहा हूं। ऑथेंटिक कह सकता हूं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा अशोक जी, ये मैंने आपको मजमून बैठक का बताया, और कोई भी जर्नलिस्ट जो राजनीतिक सूझबूझ रखता है वो कोई भी कह सकता है कि हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये कहनी को होगी कि आप सरकार में होने के बावजूद भी इतनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिन लोकसभा सीटों में हमारी विधानसभा सीटें चली गई या हार गए, क्या कारण रहा, और क्या हम लोकसभा में इस ट्रैक को बदलना होगा या फिर कुछ दूसरे रूट पे जाना होगा, ये कुछ ऐसी चर्चाएं आप लोगों की हुई हैं। तो क्या वाकई कार्यकर्ताओं को लेकर के भी कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जीत की खुमारी को उतारिए विधानसभा की और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए? देखो, ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई यदि जीत होती है तो उसको एक जनता का आशीर्वाद मानती है, उसको खुमारी नहीं मानती है। यदि जो मानते हैं, मुझे लगता है कि वो कोई भी दल हो उसमें थोड़ा उसको सोचना चाहिए कि दल सबसे बड़ा होता है। दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार से हमने बीजेपी के, आप देखिए कि बूथ स्तर तक जिन विधानसभाओं के अंदर हम कम रहे हैं उस पर भी पूरा विचार किया जा रहा है कि किस कारण से हम वापस से बढ़े। यदि 2019 की बात करें तो जब लोकसभा चुनाव हुए तो 185 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी और कांग्रेस या अन्य दलों ने 15 के लगभग उनके पास बची थी। और दूसरा, जैसे कि राजस्थान के अंदर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 25 सीटों में से बाकायदा ये देखा जा रहा है कि किस सीट के ऊपर कौन से समीकरण बैठते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी आएगा और भौगोलिक परिस्थितियां भी देखी जाएगी, उसी स्थिति में क्या होगा। कुछ सीटों का जैसे कठिन सीटें होती है उन पर हमारा कम से कम 2.5-3 साल पहले ही से ही काम चालू हो गया था और उन पर हम काम पूरे बूथ स्तर पर कर लिया था। अब इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस का हम क्यों क्या करें। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अलग काम कर रही है। यदि कांग्रेस में आप 2018 के बाद 19 में अब देखेंगे आप, संगठन और सरकार एक ही हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं है, कतई भी नहीं है चीज। संगठन अलग चलेगा, अपनी उनकी बैठकें चलेगी, चुनाव की रणनीतियां चलेगी, सरकार का सहयोग रहेगा कि किस प्रकार से हम जनता की जो योजनाएं बने उस योजनाओं को हम तक पहुंचाएं, गारंटियों को कैसे पूरी कर सकते हैं। हाँ, उन जो हमने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में लिखा है, उसको प्राथमिकता के आधार पर कैसे किन किन चीजों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए और फिर उनके लिए काम किया जाए। जो आपने देखा भी होगा कि 450 रुपए का सिलेंडर दिया, वो स्टार्ट कर दिया गया है। उसके अलावा दूसरा, पेपर लीक वाली बात आई थी, एसआईटी गठित हो गया, एंटी गैंगस्टर वाली ये चीज है उसको भी कर दिया। ऐसे कई जनहित के काम है जो सरकार कर भी रही है और मुझे लगता है इस राजस्थान के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनाया सरकार का कि सरकार एक स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जनता के काम कर रही है। जो पहले वाली सरकार में आप देखोगे तो पूरी तरह पूरे 5 साल गुटबाजी रही, शुरू से ही गुटबाजी रही। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, न सरकार के अंदर है। मंत्रिमंडल बना है, कई लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं और कुछ लोगों को संगठन के ही लोगों को लिया गया अधिकतर, चाहे उसमें हमारे प्रदेश महामंत्री रहे हों, कोई उपाध्यक्ष रहे हों, कोई किसी न किसी प्रकार से संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों में से अधिकांश को लिया गया है। और आगे किसी को नए को हम काम देंगे तो काम पड़ेगा कि वो सीखेगा कि आगे हमें कैसे काम करना है। अब किस डिबेट में आप देखा होगा आपने, सुमित गोदारा जी भी कभी जुड़ते थे, आपके अविनाश गहलोत जी भी जुड़े होंगे, जो डिबेट में आते थे, उन लोगों को भी मंत्री दिल से उनको बधाई भी दे रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ऐसे लोगों को दिया गया है संगठन में जो संगठन में काम करते थे और संगठन के रूप में रहते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ नए लोगों को दूसरे बाहर से भी हम लेके आते हैं, क्योंकि सबका समावेशी जरूरी होता है। और जहां तक इन्होंने कहा कि इंडिया का गठबंधन हुआ, ठीक है, गठबंधन हो, हमें कोई एतराज नहीं कि विपक्ष में आप हो और आपको करना भी चाहिए, लेकिन यदि प्रधानमंत्री की बात आती है तो ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि मल्लिकार्जुन कट गए होंगे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 28 में से 12 दल ने मना कर दिया। आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो उनकी? नहीं, मैं इनकी चिंता नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंतर की हम बात करें, अंतर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अब महाराष्ट्र की सीट शेयर आप करोगे, अभी तक नहीं हुआ, ममता ने मना कर दिया है। लेकिन हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें आपको होगा कि साहब अभी तक आपकी चर्चा ही नहीं है, बोला हमारा तो पूरा गुप्त रूप से या सामूहिक रूप से काम चल रहा है और कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। इनके सब, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार वाला उनकी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी देख लीजिए, ये सारे के सारे बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्यों करे चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस हमें खत्म कर देगी इस स्टेट से? जी, तो आपको तो फायदा ही है ना इसका। नहीं, हम क्या चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत रहे। हाँ, तो दे दो 2-4 सीटें इनको अलायंस के अंदर है कि यार 50 सीट आपको देते हैं, लीडर तो बनाओ आप लोग। चलिए पौरुष जी, आपके पास में आना चाहूं, आपकी मजबूती की चिंता बीजेपी को है। देखिए,
मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से ये कह रहे थे और आपने इनसे सवाल पूछा मोदी गारंटी वाला, और जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव की हमने बात की और उसमें हमने देखा कि मोदी जी ने इस बात का जनता के सामने वादा किया था कि भाई कांग्रेस की मैं एक बार जी सर देखिए, आप मुद्दों पे मत जाइए, आप अपने एजेंडे पे आइए। अभी देखिए- तो चिंता यह है कि आप कैंडिडेट, आपकी बैठक, वो सब छोड़िए। अभी तो अपन चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। जब तक तो इसको 50 बार आप ले चुके होंगे कि मोदी की गारंटी और मोदी का क्या होगा, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ आज ये जानना चाह रहा हूं कि जो मुझे दिल्ली में, मैं पूरी मतलब आपको दावा नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के साथ में कह सकता हूं, मेरी आप ही के पार्टी के एक लीडर से बात हुई है कि बिल्कुल हम लोगों ने चर्चा की है यहाँ पे, और ये तो पहली बैठक थी क्योंकि राहुल गांधी की 14 तारीख से यात्रा है, उस कारण से हम लोगों की चर्चा हुई है बैठ करके। और पूरी तरह से फोकस हमारा विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव में कहां हमारी गलतियां रही हैं और किन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए, सिर्फ उस पर रही है। उसमें राम मंदिर का इश्यू भी हो सकता है, मोदी की गारंटी भी हो सकती है, मोदी नाम को लेकर के जो चर्चा होगी, इलेक्शन लड़ेंगे वही एक चेहरा को, वो भी चर्चा हो सकती है। उन्होंने जो बताया कि चर्चाओं को छोड़िए आप, कि कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि हम सीटों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो आप तो अपनी तैयारी की बताइए, आज तो सिर्फ हमारा एजेंडा इतना सही है। देखिए तैयारी वाली बात है, जहाँ तक तो आपको पता है कि भी हमारे द्वारा जो है लोकसभा वाइज जो है कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे और सब लोग अपने इस तरह पे सक्रिय हो चुके हैं। और ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई हम लोगों का संगठन का काम मजबूत है, तो आप लोग अपने कामों का प्रचार करते हैं, हम लोग हमारे कामों का प्रचार नहीं करते। निश्चित तौर पर हर बूथ स्तर पर हमारे पास 10-10 कार्यकर्ताओं की एक मजबूत लिस्ट हमारे पास में है, और जो सक्रिय रूप से कार्यकर्ता है हमारे द्वारा मजबूत मत बनाइए आप, तो कार्यकर्ताओं को मजबूत कार्यकर्ता मजबूत हैं। बूथ लेवल पे 10-10 कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास मंडल अध्यक्ष हमने बनाया, हमारे पास वार्ड अध्यक्ष है, हमारे पास में ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारी जिला कार्यकारिणी की जो जिला कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके अलावा हमारे अग्रिम संगठन है। निश्चित तौर पर संगठन की दृष्टि से बात की जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहीं बहुत ज्यादा आगे हैं, और इस चीज का निश्चित तौर पर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ये वाला जो चुनाव हुआ पिछला वाला, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास दुष्प्रचार और एक धर्म वाला जो मुद्दा है, दो के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे कभी नहीं कहती कि हमने 2014 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, हमने 2022 तक हर सर पे छत देने की बात कही थी, हमने काला धन लाने की बात की थी, और हमने काला धन पे एसआईटी भी बना दी। उसका क्या हुआ? उसके पास ही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता, देखिए अशोक जी एक मिनट, हाँ बोलिए। इन्होंने कहा कि संवैधानिक ढांचा और एक धार्मिकता की बात करी। यदि मान लो राम मंदिर का शिलान्यास 22 तारीख को हो जाएगा, सबकी आस्था है, आप भी आस्था रखो। नहीं, अब तो मूर्ति स्थापना ये मुद्दा मेरे हिसाब से अभी कहा इन्होंने कि डिबेट से अलग विषय हो जाएगा। अलग से जाऊंगा इसमें। बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, बहुत सारी चीजें। निश्चित तौर पे मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि आप एक कार्यक्रम, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी को आपने न्योता नहीं दिया। सनातन की बात करें, सनातन के जो प्रमुख है शंकराचार्य जी, वो आपके नहीं आ रहे। आपका क्या बीजेपी कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं कि तैयारी पे बता रहे हैं, पौरुष जी बता रहे हैं। चलिए देखिए, मैं बिल्कुल इसी बात को कहने के लिए आपसे जा रहा था कि देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारा संगठनात्मक ढांचा निश्चित तौर पे मजबूत है, और हमने जिस प्रकार से राज्य की 5 साल तक निरंतर सेवा की, और भारतीय जनता पार्टी ने के प्रधानमंत्री जी ने खुद ने हमारे कार्यों की तारीफ की और इस बात का जनता को आश्वासन दिया कि यदि इनकी सरकार आती है तो वे हमारे द्वारा किए गए कार्यों को बंद नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इनकी सरकार आने के बाद में राज्य में जिन जिन मुद्दों पर आए, देखिए आप जैसे ये लोग है ना महिला अपराधों की बात लेकर के आया, मुझे बताइए आज दिन में झुंझुनू में घटना घटी है। डेली इनकी सरकार बनने के बाद में राजस्थान में बलात्कार की, चाहे दलित बच्चियां हो, चाहे नाबालिग बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, इतनी रेप की घटनाएं हो गई। उसके बाद ये पेपर लीक की बात करके आए। आप देखिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर लीक होते हुए हमने देखे अभी, जब इनके आने के बाद में जो घटना हुई, ये लोग इन्होंने कहा कि हम कोई बदले की भावना से कार्य नहीं करेंगे। इन्होंने महात्मा गांधी प्रेरक की 50,000 की वैकेंसी आती, उसको इन्होंने वापस ले ली। राजीव गांधी युवा मित्र वाले जो थे उनको इन्होंने हटा दिया। तो इस प्रकार, और देखिए सबसे बड़ी बात, जो राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात, आप योगेंद्र जी अस्पतालों में जाइए, चिरंजीवी वाला कंफ्यूजन आज तक सरकार दूर नहीं कर पाई है। भले मुख्यमंत्री जी ने एसएमएस अस्पताल का दौरा कर लिया, वहां जाके कुछ भी बोल दिया। मैं आपसे दावा कर रहा हूं इस बात का कि आप निजी अस्पताल तो छोड़िए, आप किसी सरकारी अस्पताल में चला जाइए, और यदि किसी का बड़ा ऑपरेशन है, कोई बड़ा बीमार है, तो आपको सरकारी अस्पताल चिरंजीवी के तहत आज की तारीख में कवर नहीं कर रहे। जो मुद्दे हैं वो ये मुद्दे हैं। आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं बोले साहब काशी की लहर चल रही है, अयोध्या की लहर चल रही है, ये राजनीतिक मुद्दे थोड़ा। चलिए, तो अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। मेरी जो बात हो पा रही थी, बीजेपी में भी बात हुई और कांग्रेस में भी बात हुई कि सर एजेंडा क्या रहेगा, कुछ पता लगा अभी आपको कि कुछ है, लेकिन जब मीटिंग होगी तभी बताएंगे। रिक्वेस्ट की उनसे टेक्स्ट के जरिए कि मेरी डिबेट है, थोड़ा आप कुछ हिंट दीजिए। बताया कोई मतलब इसमें कहीं गुनाह वाली बात भी नहीं है, दोनों तरफ से जो मैसेज था, बाकी तैयारी है। और दोनों ही तरफ जो हम 14 और 11 सीट को लेकर के चल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में भी है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग।
उसको लेकर के चर्चा है कि वाकई हम फतेह कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस भी जैसे मान रहे हैं कि बिल्कुल अब सीन से आउट है, उस हिसाब से नहीं लगी मुझे। मैं डोटासरा से भी मेरी बात हुई है तो हंस के कहा उन्होंने कि मैं कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के सीन से आउट हो गए, कि नहीं सीन से आउट नहीं होंगे, सीन में अब दो लोग देखेगा कि कैसे हम प्रकट होते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो तैयारी ये मान के चल सकते हैं कि दोनों ही तरफ रहेगी, और विपक्ष जिस तरह से मजबूती के साथ में, क्योंकि 70 सीट आई थिंक कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की ऑलमोस्ट इतनी सीटें ही थी, तो उस हिसाब से रोचक मुकाबला कहा जा सकता है पार्लियामेंट में। तैयारी बेशक शुरू की है इन्होंने, लेकिन मुकाबले का जब वक्त आएगा। देखिए बिल्कुल, ये जो गणित है, विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लिए जाएं या विधानसभा चुनाव जिन मुद्दों पर हुआ है उस गणित को देख लिया जाए तो लोकसभा के चुनाव बिल्कुल रोचकता के आधार पर होंगे। और कांग्रेस की एक कोशिश होगी, क्योंकि कांग्रेस ने मिशन 25 नहीं लिया राजस्थान से, लेकिन कांग्रेस का ये मिशन है कि किसी भी तरह से बीजेपी का मिशन 25 पूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में मजबूत विपक्ष है, राजस्थान में कुछ सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, और ये हिंदी पट्टी वाले स्टेट हैं। यहां पर अगर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत भी नहीं हो तो यहां पर अगर 5 सीटें राजस्थान में अगर देखा 5 से 7 सीटें अगर कांग्रेस निकालती है तो अपने आप को मजबूत मानेगी कांग्रेस 5 से 7 सीटें निकाल कर भी, क्योंकि एक तो बीजेपी की गवर्नमेंट है यहां पर, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए आने वाले दिनों में अगर देखा जाए अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी है, और उसके बाद में जो चीजें होंगी सियासत की देख लिया जाए, आम जन के बीच में देखा जाए, एक चर्चा होगी सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए, तमाम जगहों पर चीजें होंगी, वो राम नाम का इश्यू कहीं ना कहीं होगा। तो वो एक लहर जो है वो अगर बीजेपी के पक्ष में बेनिफिट करती है तो बीजेपी की तरफ माहौल कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये स्थितियां नहीं रही, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती है और सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से की जाती है, अच्छे चेहरों को चुनाव लड़ाया जाता है, अच्छे चेहरों को चुनाव, अच्छी सीटें वहां पर दी जाती है, तो ये जरूर है कि कांग्रेस अपने मिशन में सफल यहां पर जरूर हो सकती है। जिस तरह से जो गणित यहां पर देखा जा रहा है, कागजों में गणित है कि 11 सीटों के ऊपर कांग्रेस मजबूती से आई है। हमने शेखावटी का देखा, सीकर में कांग्रेस विधानसभा की सीटें अधिक लेकर आई है, लेकिन सीकर में अगर वोटों का आंकड़ा देखा जाए ऑल ओवर लोकसभा का तो वहां पर बीजेपी प्लस में। तो ऐसी सीटें काफी कुछ हैं जहां पर विधायक ज्यादा हैं, लेकिन लोकसभा का अगर एक गणित देखा जाए तो वोटों की संख्या बीजेपी के पक्ष में। तो इनका तमाम एनालिसिस पार्टियां यहां पर कर रही हैं कि आखिरकार अब की बार जो चुनाव यहां पर लड़ा जाएगा वो किस मिशन पर हो और किस मोड पर हो, तमाम जो अपने अपने टारगेट यहां पर जो तय किए गए उनको पूरा कैसे किया जाए। जी बिल्कुल अनिल, टारगेट बेस्ड होगा, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक्सरसाइज ही होगी और करनी भी चाहिए राजनीतिक दलों को, क्योंकि उनका ये अभ्यास जो होगा और जो एक्सरसाइज होगी उसी से कुछ परिणाम सामने आएंगे, उसी से उस मंजिल तक पहुंचने का एक रूट मिलेगा उन्हें कि हमें वाकई किस लोकसभा सीट से किसे तैयारी करानी है, कौन टिकट का दावेदार होगा। एक जरूर मैं चर्चा सुन पा रहा हूं कि शायद हो सकता है कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी कई जगह पर इस बार पहले भी नाम डिक्लेयर कर सकती हैं कि, या उन्हें हिंट दे सकते हैं कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मैं चलते चलते आपको जरूर बताना चाहूँगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।